गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड का फिफ्थ चैप्टर सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने ले लिया, फर्स्ट वीडियो, पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करेंगे, सेकंड वीडियो। ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है अम्ल तथा क्षारकों की सांद्रता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसके अंदर क्या लिखा करो और देखो क्या बताया इसके अंदर। एक नींबू के दो समान भाग करें। ठीक है, एक नींबू को आधा आधा करने को बोला है। उसके बाद क्या करने को बोला है, प्रत्येक भाग का रस एक एक बीकर में ले लो। और वो दो बीकर लिया है, दोनों बीकर में क्या करना है हम लोग को, वो रस डगारने का। ठीक है, रस को पहले ए में मतलब अ में पहले आधा जो नींबू है उसका रस डालना है, और बी के अंदर जो दूसरे बी में आधा जो बचा था वो दूसरा रस डालना है। ठीक है, दोनों नींबू आधा आधा किया मतलब दोनों के अंदर रस जो रहेगा वो बराबर रहेगा। फिर आगे क्या बोला है, एक बीकर में 10 मिली पीने के पानी का दूसरे में 20 मिली पीने का पानी डालो। ठीक है, पहले अ में क्या बोला है, 10 मिलीलीटर पानी डालो। ठीक है, और बी के अंदर 20 मिलीलीटर पानी डालो। ठीक है, देखो यहाँ पे डाला है तुम्हारा 10 मिलीलीटर पानी अ के अंदर, और बी के अंदर 20 मिलीलीटर पानी डाला। ठीक है, उसके अंदर मतलब दोनों का विलन, दोनों का मिल के, ठीक है, नींबू का थोड़ा सा पानी रहेगा, रस रहेगा, उसके अंदर तुम्हें टोटल 10 मिलीलीटर 10 ml तक पानी भरना है, और ब के अंदर 20 ml तक पानी भरना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है उसके अंदर, दोनों बीकर के विलयन हिलाकर उनके स्वाद चखे। ठीक है, दोनों को अच्छे से बीकर को विलयन को हिला देना है। ठीक है, मतलब अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोनों को बोला है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहले क्या बोला, पीने का पानी डालो। ठीक है, ऐसे दूसरा कौन सा पानी नहीं डालने का, पीने का पानी डालना है, क्योंकि आगे हम लोग को टेस्ट करके उसके ऊपर पता करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। तो वही क्या बोला है, दोनों बीकर में विलयन हिलाकर उनका स्वाद चखो। फिर क्या लिखा है, या दोनों बीकर के विलयन में स्वाद में अंतर है, किस तरह का अंतर है। अभी क्या पूछा है, दोनों में अंतर है या नहीं है, तो पता रहेगा तुम लोग को दोनों में अंतर रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले के अंदर कितना है, 10 ml पानी मिलाया है, और दूसरे के अंदर 20 ml पानी मिलाया है। ठीक है, तो 10 ml पानी मिलाया मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो खट्टापन रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और 20 ml पानी मिलाया तो मतलब पानी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे खट्टापन कम हो जाएगा, क्योंकि नींबू का रस जो है वो बराबर है, लेकिन तुम्हारा पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे खट्टापन जो रहेगा वो कम जाएगा। ठीक है, और पहले में तुम्हारा खट्टापन जो रहेगा नींबू का वो ज़्यादा रहेगा। फिर आगे क्या बताया, उपयुक्त कृति में विलयन का खट्टापन उनमें होने वाले विलय नींबू के रस के कारण है। दोनों विलयन में नींबू के रस की कुल राशि समान है, फिर भी स्वाद के अंतर है। पहले बीकर का विलयन दूसरे बीकर के विलयन की तुलना में अधिक खट्टा है, ऐसा क्या होता है। ठीक है, अभी क्या बताया इसके अंदर, उपयुक्त कृति। अब हम लोग को तो पता है क्या बताया इसके अंदर, जो नींबू का रस है, ठीक है, विलय जो है वो तो दोनों बराबर है। नींबू का रस मतलब विलय है, और पानी जो है ये विलायक है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या बताया, तुम्हारा जो विलय है वो दोनों में बराबर है। आधा आधा नींबू काट के डाला था हम लोग ने, तो दोनों में बराबर, लेकिन विलय के अंतर होने के कारण कुल राशि जो तुम्हारा है वो उसके अंदर अंतर होने के कारण पहले का जो है वो अधिक खट्टा लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को पता ही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो पूछा है, बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइंटिफिक कारण क्या है, क्या बताया इसके अंदर, दोनों विलयन में विलय की राशि समान होने पर भी विलय की राशि कम अधिक है। ठीक है, विलय की राशि जो है उसके अंदर कम अधिक मात्रा है, जैसे कि पानी हमारा यहाँ पे विलयक हो गया। विलय की राशि का तैयार हुए विलयन की राशि किस्म से अनुपात अलग अलग है। पहले बीकर में यह अनुपात अधिक है, इसलिए इस विलयन का स्वाद अधिक खट्टा है। इसके विपरीत दूसरे बीकर में नींबू के रस कुल विलयन के अनुपात कम होने के कारण स्वाद कम खट्टा है। ठीक है, अभी क्या बताया देखो, विलय और विलयक, ठीक है, विलय तो तुम्हारा सेम है, और लेकिन विलायक जो है वो तुम्हारा अलग है। लेकिन तुम्हारा जो विलयन तैयार होता है, ठीक है, तो तुम्हारा अ के अंदर कितना है, कम विलयन तैयार होता है, और बी के अंदर तुम्हारा ज़्यादा विलयन तैयार होता है। ठीक है, अ के अंदर तुम्हारा कितना, सिर्फ 10 ml विलयन तैयार हो रहा है, और दूसरे बी के अंदर मतलब ब के अंदर कितना तुम्हारा 20 ml विलयन तैयार हो रहा है। तो वो कम ml तैयार हुआ, उसलिए वहाँ पे क्या है, वो अधिक खट्टा है, और दूसरे के अंदर विलयन कम तैयार हुआ, इसलिए वो कम खट्टा है। ठीक है, वो अधिक खट्टा है और ये थोड़ा कम खट्टा है। फिर आगे क्या दिया है, खाद्य पदार्थ का स्वाद, उनमें स्वाद निर्माण करने वाला घटक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, होता है भाई, खाद्य पदार्थ में स्वाद जो होते हैं वो निर्माण करने वाला जो पदार्थ है वो कौन है, तथा उसके अनुपात कितना है, और उससे निर्भर करता है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विलयन के सभी गुणधर्म उसके विलय व विलायक के स्वरूप तथा विलयन के विलय की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, एक एक करके छोटे छोटे करके समझाता हूँ। ठीक है, क्या बताया सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया, खाद्य पदार्थ का स्वाद जो निर्माण होता है उसके किसके ऊपर डिपेंड है, घटक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसका जितना घटक रहता है, जैसे कि तुम्हारा अभी जैसे कि अभी लैक्टोज शुगर, ठीक है, हम दूध का ले लोगे तो दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टेक सकरा रहता है, उसलिए क्या रहता है, वो तुम्हारा दूध जो रहता है थोड़ा सा मीठा लगता है। लेकिन वही तुम्हारा लैक्टोज शुगर तुम्हारा लास्ट में कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो दही बन जाता है। ठीक है, दही के अंदर रूपांतरित होता है, इसलिए वो थोड़ा सा
खट्टा जैसे लगता है, ठीक है, दही जो रहता है, तो वही उसके अंदर के जो घटक रहते हैं उससे हमें समझता है कि खाद्य पदार्थ क्या है। उसी प्रकार क्या बताया गया, विलयन के सभी गुणधर्म, ठीक है, जो जिसके अंदर जैसे नींबू का यहाँ पे सॉरी नींबू पानी हो गया, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, विलयन हो गया। तो उसके पूरे जो गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दो चीज़ के ऊपर, एक विलयन के ऊपर और एक विलायक के ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे इसके विलय के विलायक के स्वरूप तथा विलयन के विलय की मात्रा कितनी है, ठीक है। विलय के विलायक मतलब जो विलय के अंदर विलायक मिक्स कर रहे हैं उसके स्वरूप का, और वो विलय कितनी मात्रा में, कितने मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कम यूज़ कर रहे हैं वो, और कौन सा विलय और कौन सा विलायन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, निर्भर करता है। समझे अभी। फिर आगे क्या दिया है, विलय की राशि का विलायक की राशि से अनुपात का अर्थ है विलय का विलयन होने वाली सांद्रता, ठीक है। अभी और एक और लाइन बताया क्या, विलय की राशि का विलायक, ठीक है, विलय की राशि का विलायक की राशि से मतलब विलय का जितना क्वांटिटी है और विलायक का जितना क्वांटिटी है, देखिए दोनों का मतलब जितना जितना चीज़ है, जैसे कि विलय कितना था तुम्हारा, समझो जस्ट इमेजिन ले लो 2 ml है, ठीक है, और विलायक तुम्हारा कितना है 8 ml है, तो ये दोनों का अनुपात, ठीक है, दोनों के अनुपात में विलय का विलयन होने वाली सांद्रता, दोनों का मतलब मिला के किसका चीज़ कम है, ठीक है, तो जिसका चीज़ कम रहेगा वहाँ पे वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे दिखाएगा। जैसे तुम्हारा वहाँ पे 10 ml क्रिएट हुआ, यहाँ पे 20 ml, तो 2 ml ये था, 8 ml ये हुआ, और अगर वही ब में देख लोगे तो कितना आएगा 2 ml और ये 18 ml हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन और विलय के दोनों के अनुपात के हिसाब से वो विलयन जो है वो उसका मतलब जो स्वाद रहता है या उसका क्या बोलते हैं कुछ भी चीज़ रहता है गुणधर्म जो रहता है वो उसके ऊपर ही निर्भर रहता है। फिर क्या बताया आगे, विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर वह विलयन सांद्र होता है तथा विलय की सांद्रता कम होने पर वह तनु विलयन होता है, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट दिया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्या बताया, विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर, ठीक है, विलयन में विलय जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे नींबू पानी है, तो इसमें अगर तुम्हारा नींबू ज़्यादा रहा तो वह विलयन सांद्र हो जाता है, ठीक है, विलयन सांद्र हो जाएगा। और अगर वही विलय के अंदर सांद्र कम होना पर तो क्या होता है, विलयन मतलब वह तनु विलयन होता है, ठीक है। अगर क्या बताया इसके अंदर वापस एक बार बताता हूँ, विलयन में जब विलय जो रहता है जैसे नींबू पानी में अगर नींबू ज़्यादा रहा, ठीक है, उसकी सांद्रता अगर अधिक रही तो वो विलयन सांद्र हो जाता है। और अगर वही वहाँ पे अगर सांद्र कम रहा, ठीक है, यहाँ पे सांद्र ज़्यादा इसलिए वो विलयन सांद्र हो गया, जिसके अंदर सांद्र कम होता है तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा तनु विलयन हो जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, विलयन की सांद्रता व्यक्त करते समय विभिन्न इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बताया इसके अंदर विलयन की सांद्रता व्यक्त करते समय विभिन्न इकाई का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी इकाई दिया यहाँ पे, 2 इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक अधिकतर किया जाता है, पहली इकाई के ग्राम प्रति लीटर, अर्थात विलय के 1 लीटर आयतन में घुली हुई स्थिति में विलय का ग्राम इसकी इकाई का द्रव्यमान, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है, तुम्हारा जो सादा रहता है ऐसा यूनिट जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या आता है, पहली इकाई ग्राम प्रति मीटर, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर है, ग्राम प्रति मीटर नहीं है, ग्राम प्रति लीटर है। ग्राम प्रति लीटर क्यों लिया है कि विलय के 1 लीटर, ठीक है, विलायक जो है वो 1 लीटर के अंदर उसके अंदर कितना विलयन ग्राम आया है, ठीक है, मतलब कितना द्रव्यमान है उसका। जैसे तुम्हारा नींबू पानी या नमक घोल रहता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा नमक पानी अगर ले लोगे, ठीक है, नमक पानी का जो शरबत तैयार होता है तो तुम्हारा विलयन जो हो गया तो वो लीटर में रहेगा, ठीक है, तुम्हारा जो पानी है वो लीटर में रहेगा, और जो तुम्हारा नमक रहेगा वो सॉलिड वो कितने ग्राम में रहेगा, ठीक है, तो इसलिए ग्राम प्रति लीटर हो गया। तो एक तो ऐसे नाप सकते हैं, और दूसरा क्या दिया है 1 लीटर आयतन के कहाँ थे हम लोग, हाँ। फिर दूसरी इकाई है विलय के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय की इकाई मोल में, ठीक है। पहला क्या था तुम्हारा ग्राम प्रति लीटर और दूसरा था मोल। अब मोल कैसे निकालते, इस विलयन की अनुपात मोलैरिटी m कहते हैं, ठीक है। अगर विलयन की अनुता कहेंगे, ठीक है, तो उसका मोल को अगर फुल मतलब पूरे में लिखेंगे तो मोलैरिटी ऐसा कहते हैं। मोल भी लिखते हैं या मोलार भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि MOLAR भी पकड़ सकते हैं या MOLE भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मोलार भी पकड़ सकते हैं या मोल भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। 1 मोल भी बोल सकते हैं या 1 मोलार भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा जो है वो मोलैरिटी ऐसा कहा जाता है। किसी द्रव्य की अणुता दर्शाने के लिए इसका अनुसूत्र बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसको भी चीज़ को ढूंढने का रहेगा तो उसको बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिखा है, सोडियम क्लोराइड मतलब तुम्हारा नमक होता है, तो वो 1 मोल प्रति लीटर मतलब 1 लीटर के अंदर 1 मोल आया का अर्थ है नमक में विलयन की अनुता 1 मोल है, ठीक है। नमक के जो विलयन है नमक के अंदर मतलब विलयन जो है उसकी 1 मोल 1 या 1 मोलार है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे अभी देखो वो बताया यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे हम लोग, विभिन्न जलीय विलयन की सांद्रता की दी गई है तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है ABC, ठीक है। ए में पहले तुम्हारा नाम मतलब ABCDEFGH ऐसे सिर्फ ढूंढने के लिए किया है, ठीक है, मतलब कैसे हम तुम लोग फाइंड करोगे उसके लिए दिया है। पहला क्या दिया है, विलय
फिर दूसरे बॉक्स में दिया है विलय की राशि, तीसरे में दिया है विलय का आयतन और चौथे में दिया है तुम्हारा विलय की सांद्रता। ठीक है, पहला विलय, विलय में क्या बताया यहाँ पे तुम्हारा अनुसूत्र, नाम, अनुसूत्र और अणु का द्रव्यमान। जैसे अभी यहाँ पे नमक लिया, ठीक है, हम लोग ने ऊपर देखा NaCl, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, उसका अगर तुम देखोगे नाम तो नमक या सोडियम क्लोराइड भी ऐसा भी लिख सकते हो। तो सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र अनुद्रव्यमान कितना है 58.5 U, ठीक है। फिर ग्राम कितना है तुम्हारा 117 ग्राम G, ठीक है। फिर अभी ई मोल कैसे निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिया मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन अनुद्रव्यमान, ठीक है, ग्राम अपॉन अनुद्रव्यमान, मतलब तुम्हारा जितना ग्राम का है वो, मतलब जितना ग्राम अनुपात में लिया है वो, और तुम्हारा उसका एक अणु का द्रव्यमान कितना है वो, ठीक है। तो 117 डिवाइडेड बाय 58.5 डी अपॉन सी, देखो यहाँ पे डी अपॉन सी दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो डी अपॉन सी दिया है, तो उसी प्रकार इसको डी को और यहाँ पे सी को दोनों को डिवाइड करके 117 डिवाइड बाई 58.2, तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब NaCl जो है वो 2 मोल है, अगर तुम्हारे 117 ग्राम तुमने लिया तो। अगर 117 ग्राम नहीं 58.2 लिया, सॉरी 158.5 अगर ग्राम लिया तो तुम्हारा 1 मोल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सांद्रता, विलय की राशि तुम्हारा कितना है 2 मोल है। अब आगे देखेंगे विलय का आयतन। अभी विलय का आयतन किस में रहेगा तुम्हारा, लीटर में रहेगा, क्योंकि वो दोनों पिघलने वाला है, ठीक है। NaCl तुम्हारा अगर पानी का ऐसे घोल बनाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, वो लीटर में आएगा। तो 2 लीटर अगर जब विलयन मिलाया, ठीक है, तुम्हारा विलय की राशि मतलब नमक की राशि कितनी 2 मोल है और विलयन की राशि 2 लीटर लिया, तो तुम्हारा जो विलयन की सांद्रता, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर निकालोगे। तो ग्राम प्रति लीटर कैसे निकालोगे, तुम्हारा ये G निकालेगा तो D, ठीक है, ये जो D आया तुम्हारा D अपॉन F 117 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो क्या था तुम्हारा 117 डिवाइडेड 58 2 आया, तो 117 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 58 ही आ जाएगा। तो वही यहाँ पे वापस रिटर्न 58.5, लेकिन ये क्या है U है, ये क्या है तुम्हारा ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, G डिवाइडेड बाय L, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर या G पर L, ग्राम पर लीटर भी ऐसा कह सकते हैं। फिर तुम्हारा भी H, ठीक है, H कैसे निकाला है तुम्हारा अणु, ठीक है, ये ग्राम प्रति लीटर अणु तथा अणु का मोल, ठीक है, मोल प्रति लीटर निकाला, पहले ग्राम प्रति लीटर था फिर मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर कैसे निकालोगे तुम्हारा E डिवाइडेड बाय F, ठीक है, यहाँ पे E डिवाइडेड बाय ये F से करोगे तो तुम्हारा मोल आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर, ठीक है। समझ लो विलय की राशि और विलय का आयतन, ठीक है, विलय की राशि और विलय का आयतन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा विलय की सांद्रता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। क्या फॉर्मूला है, देखो पहला तो विलय, ठीक है, विलय से भी याद रखना है, विलय के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, एक अनुसूत्र चाहिए या अणु का द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा विलय की राशि, विलय की राशि के अंदर क्या चाहिए तुम्हारा ग्राम चाहिए और मोल चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं तुम लोग, ग्राम डिवाइडेड बाय अणु का द्रव्यमान, ठीक है, मोल का भी कैसे निकालते हैं, ग्राम डिवाइडेड बाय अणु का द्रव्यमान। उसी प्रकार तुम्हारा ग्राम प्रति लीटर कैसे निकालोगे तुम लोग, ग्राम प्रति लीटर आ गया, ठीक है। तो ग्राम प्रति लीटर के लिए क्या लोगे तुम लोग, एक तो पहले ग्राम लोगे और लीटर लोगे, ठीक है। तो ग्राम किसका लोगे, विलयन का, और लीटर किसका लोगे, सॉरी विलय की राशि का, और लीटर किसका लोगे तो विलयन का आयतन का, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दोगे तुम्हारा क्या मिल जाएगा, विलय की सांद्रता। उसी प्रकार अगर मोल प्रति लीटर लेने का रहेगा तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर, मोल किसका लोगे, विलय की राशि का, ठीक है। समझ लो यहाँ पे देखो ग्राम प्रति लीटर भी निकाल सकते हो या मोल प्रति लीटर भी निकाल सकते हो। तो ग्राम प्रति लीटर के लिए तुम्हें विलय की राशि का ग्राम चाहिए और विलयन की राशि का ये चाहिए, लीटर चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार अगर मोल प्रति लीटर चाहिए तो विलय की राशि का ही मोल ही चाहिए और विलयन का लीटर चाहिए, ठीक है। समझ लो विलयन का मोल नहीं होता क्योंकि लीटर ही रहेगा, तो विलयन का सिर्फ लीटर रहेगा, और विलय का तुम्हारा एक तो ग्राम भी हो सकता है या एक तो मोल भी हो सकता है। तो तुम्हें जो निकालना है उसके हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार तुम लोग HCl और NaOH का निकालना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिड एसिड का और सॉरी हाइड्रोक्लोरिक का, हाँ, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। फिर आगे क्या दिया तुम्हारा यहाँ पे, विलयन का pH ऑफ सॉल्यूशन, pH, ठीक है, pH पेपर तुम लोग को पता रहेगा, ठीक है, क्या क्या है हम लोग उससे पता कर सकते हैं। तुम्हारा अम्ल है, क्षारक है या उदासीन है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमने देखा है कि पानी में घुलने वाला अम्ल तथा क्षारक का कम अधिक मात्रा में विलयन होता है तथा H+ और OH- आयन तैयार होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था H+ और OH-, H+ जो आयन रहता है वो क्या रहता है तुम्हारा अम्ल रहता है, और OH- जो रहता है वो क्षार रहता है, ठीक है। और दोनों को जब प्लस कर दोगे, H और OH को प्लस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निर्माण होएगा, H2O, ठीक है, 2 H है, H+ और OH-, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या तुम्हारा होगा H2O। और दोनों मतलब अम्ल और क्षारक कभी भी किस चीज़ पे मिलते हैं तो तुम्हारा उदासीन निर्माण होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कभी भी अम्ल और क्षारक अगर दोनों प्लस होते हैं या दोनों मिलते हैं तो तुम्हारा उदासीन वहाँ पे निर्मित होएगा। तथा
सभी प्राकृतिक जलीय विलयन में H+ और OH- आयन भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, सबका अनुपात जो रहता है वो अलग अलग रहता है और वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसके विलयन के गुणधर्म के ऊपर निश्चित रहता है। ठीक है, यहाँ पे दिया देखो, उसके अनुसार उन विलयन के गुणधर्म पर निश्चित होता है। फिर आगे क्या बताया यहाँ पे, उदाहरणार्थ H+ तथा OH- आयन की मात्रा के अनुसार मृदा के अम्लीय, उदासीन और लवणीय के प्रकार है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, उस मतलब H+ और OH- जितना रहता है उसके हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं वो अम्लीय है, उदासीन है या लवणीय है। ठीक है, रक्त कोशिका द्रव्य इन नियोजित कार्य सुचारू रूप से होने के लिए उनमें H+ OH- आयन की विशिष्ट अनुपात होना आवश्यक है। क्या होता है हमारे अंदर जो कोशिका या रक्त द्रव जो है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग को बताते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या है, आयन है। ठीक है, जब आयन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो रहती है वो रक्त के अंदर, कोशिका के अंदर ये रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो हमारा जो चीज़ रहेगा वो डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोई ब्लड ग्रुप चेक भी कराता है या ब्लड चेक कराता है तो उसके अंदर ये सब डाला रहता है। ठीक है, कितना आयन है कितना नहीं है। ठीक है, फिर आगे दिया है विशिष्ट अनुपात में होता है सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जाने वाली किण्वन या अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया में H+ OH- आयन का अनुपात विशिष्ट मर्यादाओं से बने रखना आवश्यक होता है। ठीक है, अभी जो क्या होता है सूक्ष्म जीव या कोई भी वायरस, जैसे भी वायरस चल रहा है, ठीक है, तो ये सब के अंदर गड़बड़ हो जाता है तो हमारे कोशिका के अंदर भी गड़बड़ होता है हमारा, फिर बाद में नुकसान होता है, हम लोग को बुखार आ सकता है। ठीक है, तो ये सब की जो मात्रा रहती है वो बराबर में होना चाहिए। अगर कुछ भी रिएक्शन हुआ तो भी ये बराबर अनुपात में हमारे अंदर मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, शुद्ध पानी का भी अत्यल्प मात्रा में वियोजन होकर H+ और OH- आयन अनुपात होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग को पहले स्टार्टिंग में बताया, कभी भी दो अम्ल या क्षारक मिलके तुम्हारा पानी बनता है तो पानी को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो तुम्हारा अम्ल और क्षारक ही बनेगा। ठीक है, विलायन करो या विचरण करो तो यहाँ पे तुम्हारा वही दिखा है H2O विचरण किया तो तुम्हारा H+ और OH- ऐसा निकला। तो ये क्या लिखा है, पानी के इस वियोजन होने गुणधर्म में कारण भी पदार्थ जलीय विलयन H+ और OH- इस दोनों आयन होते परंतु उनकी सांद्रता अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों का सांद्रता जो रहता है लेकिन तो भी अलग अलग रहता है, एक ही रहता है लेकिन अलग अलग रहता है। ठीक है, एक ही में से H2O में से भी निकला है, एक ही पानी में से निकला है, लेकिन दोनों की सांद्रता होती है वो अलग अलग लिखा है। अभी देखो इसके अंदर देखो, तीव्र अम्ल, सौम्य अम्ल, उदासीन, सौम्य क्षारक और तीव्र क्षारक का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। पहले सबसे पहला 1 मोलर HCl। ठीक है, एक मोलर के अंदर HCl के अंदर क्या लिखा है तुम्हारा, तीव्र अम्ल। तीव्र अम्ल में तुम्हारा H+ जो रहेगा वो कितना रहेगा तुम्हारा 0.0। ठीक है, 0.0 तुम्हारा भस्म तैयार होगा। फिर जठर रस के अंदर कितना रहेगा 1.0। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, तुम्हारा HCl तुम्हारा तीव्र अम्ल है, धीरे धीरे तुम्हारा थोड़ा सा तीव्र अम्ल से सौम्य अम्ल के पास तुम्हारा ये पहुँच रहा है। जठर रस तुम्हारा एक 1.0 हाइड्रोजन बच जाएगा। नींबू का रस जो रहेगा 2.5 H+ आयन रहेगा। सीरक विनेगर जो रहता है 3.0, टमाटर का रस रहता है 4.1, काली कॉफ़ी जो रहता है उसका 4.1, सॉरी हाँ, टमाटर का रस तुम्हारा 4.1, काली कॉफ़ी का 5.0, अम्लीय बर्फ़ का 5.6, मूत्र का 6.0, बारिश का 6.5। ठीक है, अभी इस दूध का तुम्हारा कितना है, ओके, दूध का 6.5। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। HCl का 0.1 तुम्हारा जठर रस का, फिर नींबू का रस 2.5, सिरका, ठीक है, विनेगर का 3.0, टमाटर का रस 4.1, काली कॉफ़ी 5.0, अम्लीय वर्षा 5.6, मूत्र का 6.0, बारिश का 6.5, हाँ 3.0, 4.1, अम्लीय वर्षा का 5.6, ओके, हाँ, अम्लीय वर्षा का 5.6। ठीक है, और बारिश का तुम्हारा 6.5 है। ठीक है, और तुम्हारा दूध का भी 6.5, मूत्र का 6.0, बारिश और दूध का तुम्हारा 6.5 है। शुद्ध पानी चीनी का विलयन, ठीक है, ये जो तुम्हारा रहेगा ये 7.0 हो जाएगा। रक्त तुम्हारा 7.4, फिर खाने का सोडा का विलयन 8.5, दूध टूथपेस्ट 9.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10.5, चूने का पानी 11.0 और 1 मोलर NaOH का तुम्हारा 14.0। अभी देखो तुम्हारा क्या रहता है, तुम्हारा 1 से 17 तक रहता है। ठीक है, तो ये तीव्र अम्ल मतलब 0 पे रहेगा तुम्हारा पानी जो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शुद्ध पानी है, चीनी का जो विलयन है वो तुम्हारा 7 रहेगा, मतलब तुम्हारा वो उदासीन रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर का जो है बारिश, मूत्र, अम्लीय वर्षा, यहाँ तक तुम्हारा समझ लो। दूध ये समझ लो तुम्हारा सौम्य, सॉरी अम्लीय वर्षा छोड़ दो। ठीक है, मूत्र, बारिश और दूध जो है तुम्हारा ये थोड़ा सा सौम्य अम्ल है, उसके ऊपर सब तुम्हारा तीव्र अम्ल आ जाता है। फिर शुद्ध पानी चीनी का विलयन जो है तुम्हारा उदासीन हो जाता है। फिर रक्त सौम्य क्षारक, खाने का सोडा का विलयन ये भी सौम्य क्षारक, फिर टूथपेस्ट ये भी सौम्य क्षारक, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये भी तुम्हारा सौम्य क्षारक हो गया थोड़ा सा, और चूने का पानी और NaOH तुम्हारा तीव्र क्षारक हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है,
पीने के वियोजन से निर्मित होने वाले H प्लस आयन की सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर जितनी होती है। ठीक है, अभी देखो ये 10⁻⁷ लिखा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो H प्लस रहता है वो तुम्हारा 10⁸ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी का वियोजन जो निर्मित होने वाला कितना बताया यहाँ पे, H प्लस आयन की सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर जितनी होगी। इसी तापमान पर 1 मोल HCl के विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻�0 मतलब कितना होगा, 1 ही होएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 मतलब तुम्हारा 1 मोल प्रति लीटर ही निर्मित होएगा। ठीक है, वहाँ पे दिया आगे 1 मोल NaOH इस विलय H प्लस आयन की सांद्रता 1 मोल आयन कहाँ पहुँचे, हाँ, आयन की सांद्रता 1 इंटू 10⁻⁴ प्रति लीटर मतलब मोल प्रति लीटर इतनी बड़ी होती है। अब इसके अंदर क्या बताया, पहला पानी में जो तुम्हारा H प्लस आयन रहेगा, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस तक जब मतलब उतना उसको तापमान दोगे, मतलब समझ लो उतना गर्म भी नहीं ना ही उतना ठंडा रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा, तभी वहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होएगा। अगर वही तापमान पर अगर तुम लोग 1 मोलर HCl के विलयन करोगे तो तुम्हारा 1 इंटू 10⁻�0 मतलब 1 इंटू 1 ही मतलब एक ही मोल रहेगा। और जब H प्लस आयन को मतलब NaOH में अगर H प्लस आयन अगर सांद्रता देखी जाए तो वो कितना होगा तुम्हारा 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, मतलब तीन चीज़ का बताया यहाँ पे, पानी का बताया 1 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, HCl के अंदर बताया 1 इंटू 10⁻�0 और तुम्हारे यहाँ पे NaOH के अंदर बताया 1 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक है, देखो ये भी ये कहाँ से आया तुम्हारा ये HCl, देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा HCl कितना दिया है, सॉरी पहले देखते हैं वाटर का। ठीक है, पानी का देखते हैं, पानी कितना तुम्हारा 10⁻⁷ दिया है यहाँ पे, और तुम्हारा आयन का कितना दिया 10⁻�0, और यहाँ पे तुम्हारा NaOH का कितना दिया तुम्हारा 10⁻⁴। ठीक है, तो वही ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखो NaOH का तुम्हारा यहाँ पे 14 हो गया, तुम्हारा यहाँ पे पानी का तुम्हारा 7.0 हो गया, और तुम्हारा HCl का यहाँ पे तुम्हारा HCl का तुम्हारा यहाँ पे 0.0 हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है तुम्हारा। ठीक है, पानी का 10⁻⁷, HCl का तुम्हारा 0.0 और यहाँ पे NaOH का तुम्हारा 10⁻⁴। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, इससे यह ध्यान आता है कि सामान्य जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता व्यापित होती है, रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयुक्त 10⁻⁻ -10⁻⁴ प्रति लीटर इतनी बड़ी होती है। क्या बताया इसके अंदर, देखो अभी रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंदर मतलब पूरा रासायनिक या पूरा जैव रासायनिक की प्रक्रिया के अंदर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 0 से लेके 14 तक चलता है। तो 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर इतनी बड़ी होती है। जैसे कि तुम्हारा अगर pH वैल्यू देखा जाए तो 1 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 1 से लेके 6 तो जो रहता है तुम्हारा अम्ल रहता है, फिर 7 जो रहता है उदासीन रहता है, और 7 के बाद से जो 14 तक रहता है तुम्हारा वो क्षार रहता है। तो वही यहाँ पे बताया क्या, रासायनिक या जैव रासायनिक की अगर मतलब प्रक्रिया तक ले लो तो कितनी बड़ी रहती है, 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁴ तक इतनी बड़ी मोल प्रति लीटर इतनी बड़ी होती है। फिर आगे क्या बताया, रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अत्यंत उपयुक्त H प्लस आयन की सांद्रता एक सुविधाजनक नए माप की डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने ईस्वी सन 1909 में शुरुआत की। यह माप है पीएच माप श्रेणी, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो पीएच जो पीएच पढ़ते थे तुम लोग, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है। पीएच मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ऊपर रहता है, इसलिए हाइड्रोजन से ही हम लोगों ने पहले भी देखा था कैसे हाइड्रोजन से सब मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो रहता है तुम्हारा 10⁸ तुम्हारा पहले हम लोग देखा था 1:8 में। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोजन सबसे मतलब छोटा है, उसलिए हाइड्रोजन के सब पे देखता है। हम लोग ने पहले भी देखा था इसका जो क्या बोलते हैं, किसी का अगर देखोगे तो बोलोगे यह हाइड्रोजन से इतना छोटा है, या हाइड्रोजन से इसका जो है इतना बड़ा है, क्योंकि उसको हम लोग हाइड्रोजन सबसे मतलब मेन है, छोटा है मतलब उससे ही सबको नापा जाता है। तो पीएच भी तुम्हारा जो रहता है वो भी हाइड्रोजन से ही नापा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H प्लस आयन। फिर आगे क्या दिया तुम्हारा, यह श्रेणी 0 से 14 pH होती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा 0 से 14 से pH होती है। इस माप श्रेणी के अनुसार पानी का pH होता है, अर्थात शुद्ध पानी का जो देखा हम लोग ने H प्लस आयन। ठीक है, तो उसका कितना रहता है 1 इंटू 10⁻⁷ मोल लीटर। ठीक है, अभी 1 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर मतलब कितना हुआ तुम्हारा ये 10⁻⁷, सॉरी 10⁻⁷ मतलब कितना तुम्हारा pH 7 हो गया।
ठीक है। तो उदासीन विलेयक दर्शाता है यह माप का मध्य बिंदु अम्लीय जलीय विलयन का pH 7 से कम, जबकि क्षारीय जलीय विलयन pH 7 से अधिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी 1 से लेके 7 से जो छोटा रहता है वो तुम्हारा अम्लीय विलयन हो जाएगा, और 7 जो रहेगा तुम्हारा उदासीन, जैसे कि तुम्हारा ये पानी हो गया, और 7 से जो अधिक रहेगा वो तुम्हारा क्षार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, 1 से लेके 7 तक, 7 से छोटा, ठीक है, 7 तक नहीं, 7 से छोटा मतलब 6.9 तक ले लो, तो तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा वो अम्लीय रहेगा। 7 जो रहेगा पूरा परफेक्ट वो उदासीन रहेगा, और 7 के बाद जो रहेगा 7.1 से तुम्हारा 14 तक वो तुम्हारा क्षार्य हो जाएगा, ठीक है। 7 नहीं, 7.1 से लेकर 7.9 तक तुम्हारा क्या रहेगा, अम्लीय उदासीन रहेगा, और 7.9 के बाद मतलब 8 से लेके तुम्हारा आगे जो रहेगा वो तुम्हारा क्षार्य हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ये वैश्विक सूचक जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।